ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले की जमकर निंदा की गई है। जी हां, यूएन ने जिन आतंकियों और आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगाई है उस पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर करारा वार किया और कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती बन गया है। ब्रिक्स समिट के शांति और सुरक्षा सत्र में पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। ये हमला केवल भारत पर नहीं, पूरी मानवता पर आघात था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में यह कहा गया है कि आतंकवाद के हर प्रारूप का खात्मा करना होगा, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो या आतंकियों को वित्तीय मदद हो या फिर आतंकी संगठनों को, आतंकवादियों को सेफ हेवन देना हो। यानी सीधे तौर पर यहाँ पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के पीड़ित और समर्थकों को एक तराजू में नहीं तौल सकते। निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सहमति देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स के शांति और सुरक्षा के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा था कि जो आतंकी संगठन हैं और आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर सैंक्शन लगाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद के हर प्रारूप की निंदा करनी चाहिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की आवाज को भी उठाया और राष्ट्र संघ समेत सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार पर भी जोर दिया। ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी कई देशों को वैश्विक मंच पर महत्व नहीं दिया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार हो रहा है। चाहे विकास की बात हो, संसाधनों का वितरण हो या सुरक्षा से जुड़े विषय हो, ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं मिली है। 20वीं सदी में बने ग्लोबल संस्थानों में मानवता के 2/3 हिस्से को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिन देशों का आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें नीति निर्धारण के टेबल पर नहीं बैठाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों का बड़ा मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज विकसित देश नहीं सुन रहे हैं, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पर जो यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो, WTO हो, यहाँ पर 2/3 हिस्से को दुनिया की जगह नहीं मिल पा रही है। अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, लिहाजा पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भारत आने का न्योता भी दिया है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के हाजीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। हाजीपुर के चिकनौटा की है ये तस्वीरें, जहां पर सड़क पर 3 बस जलकर राख हो गई। कितनी भीषण आग लगी है वो तस्वीरों से समझा जा सकता है। आक्रोशित लोगों ने बसों में ये आग लगाई है। बता दें कि घंटों सड़कों पर हंगामा ये लोग करते रहे। दरअसल वहां मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तभी तेज रफ्तार बेकाबू बस ने जुलूस में शामिल लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। नाराजगी थी और नाराज लोगों ने इन बसों को आग के हवाले कर दिया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जुलूस में शामिल लोगों ने बस में आग लगा दी क्योंकि बस ने जुलूस में टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए थे। तो वहीं बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया। जहां नया टोला इलाके के महावीर मंदिर में मुहर्रम जुलूस के दौरान ईंट और पत्थर बरसाए गए, पत्थरों को फेंका गया। तस्वीरें आपके सामने। मंदिर परिसर में ईंटें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। आसपास के घरों के शीशे भी लोगों ने पत्थरों से तोड़ दिए। घटना की खबर मिलते ही मंदिर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ साथ बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी घटना स्थल पर पहुंचे और इस घटना के बाद इलाके में इस वक्त तनाव की स्थितियां हैं। पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। मुहर्रम जुलूस के दौरान ये विवाद की स्थितियां नजर आई थी।
पत्थरों से मंदिरों को निशाना बनाया गया। मंदिरों के अंदर ईंट और पत्थर बिखरे हुए नजर आए और जैसे ही जानकारी मिली काफी भीड़ यहां पर पहुंच गई और दो पक्षों के बीच एक तनाव की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिली। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। तो वहीं बिहार के ही दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल देखने को मिला। मुहर्रम के जुलूस में पुलिस दारोगा को चाकू मार दिया गया। चाकू मारने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन घटना के तुरंत ही बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी जिसने चाकू यहां पर मारा था, युवक मोहम्मद रब्बानी उसका नाम बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। गिरफ्तार युवक को छुड़ाने के लिए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम कर दिया। भारी संख्या में पहुंची पुलिस की टीम ने वहां से लोगों को हटाया और सड़क को खाली करवाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान उस वक्त तनाव की स्थितियां देखने को मिली जब जुलूस में शामिल लोगों ने तय रूट की जगह दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि मुहर्रम जुलूस में या हुसैन के नारे लगा रहे लोगों ने दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। इस पर भीड़ में शामिल लोग वहीं पर या हुसैन के नारे लगाने लगे। वहीं इस बीच भीड़ में धक्का मुक्की भी शुरू हो गई, जबकि पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जिन लोगों ने जुलूस की अनुमति ली वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। पुलिस को ऐसे अनुमति लेने वाले जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। इधर पुलिस ने इस मामले में अजहर नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं यूपी के लखीमपुर में कई जगहों पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और इस दौरान कुछ लोगों में ऊंचा ताजिया निकालने को लेकर होड़ मची हुई थी। ऐसे में तभी एक बड़ा हादसा हो गया। हुआ ये कि एक ग्रुप ने 170 फीट ऊंचा ताजिया तैयार किया था। ये ग्रुप ताजिया लेकर जा रहा था, तभी बैलेंस बिगड़ गया और ताजिया टूटकर नीचे गिर गया। ये हाल तब हुआ जब पुलिस ने ताजियादारों के साथ मीटिंग की थी और ताजिए की हाइट को छोटा रखने के लिए कहा गया था। वीडियो में दिखाई दिया कि बैलेंस बिगड़ते ही ताजिया दो हिस्सों में टूट गया, बट गया और इसका ऊपरी हिस्सा तार पर जाकर गिर गया, जिससे तार भी टूट गया। वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि ताजिया गिरते ही मौके पर कैसे भगदड़ की स्थितियां मच गई थी और लोग यहां वहां अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला है यहां पर कोहराम मचा हुआ दिख रहा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी शहर की सड़कों और रेल की पटरियों तक पहुंच गया। कई जगह तो पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखी। और तो और मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन का बुरा हाल दिखा। रेलवे ट्रैक पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखने को मिला। बताया गया कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनों को बहुत सावधानी से निकाला जा रहा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा है कि रेलवे ट्रैक डूबने के बाद पानी प्लेटफॉर्म को भी टच कर रहा है। वहीं शहडोल में भारी बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। शहडोल सिंहपुर मार्ग पर पोंडा नाला को पार करते समय एक कार उफनाए नाले में बह गई। जब ये कार नाले में बही तब कार में एक परिवार के कई लोग सवार थे, लेकिन इन लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं भारी बारिश के बाद शहडोल जीआरपी थाने में भी पानी भर गया। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहडोल में भारी बारिश की वजह से एटीएम की तस्वीरें सामने आई, वो भी पानी में डूब चुका था। एटीएम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मशीन पानी में ही तैर रही हो। एटीएम सेंटर में जलभराव के कारण पैसे निकालने पहुंचे लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि एक्सिस बैंक का एटीएम सेंटर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। एटीएम सेंटर के अंदर कई फीट पानी जमा था। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो एटीएम सेंटर नदी के ऊपर बना दिया गया हो। वहीं पानी भर जाने की वजह से लोग एटीएम से पैसे निकालने आए, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा था। ऐसे में लोगों ने बड़ी मजबूरी में ही दरिया बन चुकी सड़क को पार कर एटीएम से पैसा निकाला। 2 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई, इससे पूरे शहर के हालात बिगड़ गए। शास्त्री नगर और पटेल नगर में जबरदस्त जल भराव हो गया। इसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। उधर कटनी के भी कुछ ऐसे ही हाल नजर आए, जहां उफनाया रास्ता पार करने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ग्रामीण शहर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन बेलकुंड नदी में आए उफान के बाद पुल के ऊपर से काफी पानी बह रहा था। ऐसे में गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और गांव वालों ने रास्ता पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नदी में कूद गए और तैरकर नदी पार कर दूसरे छोर पर जाने लगे। बड़ी बात यह है कि इस दौरान वहां पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे।
जो बाइक से अनाउंस कर लोगों से उफनाई नदी न पार करने की अपील कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। आपको समझाइश दी जा रही है कि कोई में पानी बढ़ रहा हो तो नदी में क्रॉस न करें, कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना है। भारी बारिश की वजह से मुड़वारा स्टेशन से साउथ स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंडरपास में पानी भरने की वजह से रास्ते बंद हो गए। कई जगह रेलवे ट्रैक के आसपास भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश से कई घर गिर गए हैं और इसलिए बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद विदिशा पहुंचे। और भारी बारिश के बीच शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर पर बैठकर खिवनी खुर्द गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कीचड़ से सने रास्तों को पार किया तो उनके कपड़े और जूतों पर भी कीचड़ ही कीचड़ लग गया। इसके बाद बारिश के पानी में ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने जूते साफ किए। जूते साफ करने के बाद शिवराज सिंह चौहान पैदल चलकर उन आदिवासी परिवारों के घरों तक पहुंचे, जहां बाढ़ और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई थी। शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी परिवारों के घरों का निरीक्षण किया और परिवार के लोगों को ढांढस भी बंधाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे तमाम पीड़ितों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी भाई बहनों के साथ भोजन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बीच पाकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और गांव वालों ने शिवराज सिंह चौहान को भरपेट भोजन कराया। शिवराज सिंह चौहान ने आपदा के बीच उन्हें भोजन कराने के लिए आदिवासी भाई बहनों को धन्यवाद किया। ऐसी हालत में रोटी बने, ऐसे समय तो लोग चिल्लाते कहाँ गए, भोजन बना के खिला रही बहनें देखो। इसके बाद वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें गोद में उठाकर शिवराज सिंह चौहान ने दुलार भी किया। मामा है मामा। गांव में शिवराज सिंह चौहान ने बारिश के बीच खेत में बनाए गए पंडाल में पंचायत भी लगाई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को फटकार लगाई। हम फिर मुख्यमंत्री जी से जाकर मिलेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि इनको इनका जायजा दें। शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास दिलाया कि हम आदिवासी भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो बाढ़ और बारिश से तबाही की एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भी सामने आई। हमीरपुर के धंगोटा खड्ड में एक ट्रक सैलाब में फंसा हुआ नजर आया और बताया गया कि ये ट्रक कोऑपरेटिव सोसाइटी में राशन लेकर पहुंचा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर जब ट्रक बैक कर रहा था तभी ढलान से फिसलकर सीधे खड्ड में धंस गया। ट्रक को निकालने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन जब ट्रक नहीं निकला तब ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा। पानी का स्तर और कीचड़ बढ़ने की वजह से जेसीबी ऑपरेटर को भी ट्रक को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि खबर आई कि ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे और इस मॉनसून सीजन में कैसे बादल फटने की हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से घटनाएं सामने आई है। चाहे मंडी हो, कुल्लू और कांगड़ा हो, यहां पर कई इलाकों में बादल फटने से तबाही मची दिखी। तो वहीं अब चंबा जिले के कंगोला नाले में भी बादल फटने से आई सैलाब में एक पुल भी बह गया और पुल बह जाने की वजह से 4 पंचायतों चांजू, देहरा, चरड़ा और बघेईगढ़ का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। बताया जा रहा है कि यह पुल 2.5 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन यह पुल मानसून की मार नहीं झेल सका। गनीमत रही कि जब पुल बहा तब वहां से गाड़ियां नहीं निकल रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पुल बहने के बाद सैलाब और तेज हो गया। बता दें कि हिमाचल में मुसीबत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने चंबा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और सियासी बयानबाजी के बीच देर से ही सही, लेकिन बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कंगना रनौत पहुंच ही गई। कंगना रनौत ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और आपदा पीड़ित लोगों से भी मुलाकात की। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सांसद कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करती दिखी। मैंने उनको सबको कह दिया है कि जो जितना जल्दी बचाव का काम हो या उनको एड का काम हो वो जल्द से जल्द दिया जाए। कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कंगना ने कहा उनकी टीम ग्राउंड पर काम कर रही है और नुकसान का आकलन करके पीड़ितों की संभव मदद की जाएगी।
मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को भी इसका पूरा ब्यौरा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बता दें कि बीते दिनों मंडी में कई जगह बादल फटा, इसकी वजह से कई घर बह गए और जानमाल का भी भयंकर नुकसान हुआ। भारत ने एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराया। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 271 रन पर ही ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल एजबेस्टन में टेस्ट मैच जिताने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की जीत के हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में गिल ने 269 रन तो दूसरी पारी में 161 रन बनाए थे। सीरीज में अब तक गिल 2 मैचेस में 585 रन बना चुके हैं। आकाशदीप ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के 6 विकेट उखाड़े। इस टेस्ट मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट चटकाए और जीत में अहम रोल भी निभाया। आकाशदीप टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह आए थे। मोहम्मद सिराज ने भी एजबेस्टन टेस्ट में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को आउट किया। सिराज और आकाशदीप ने मिलकर 20 में से 17 विकेट छटके। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 10 जुलाई से खेला जाएगा। कल टीम इंडिया लॉर्ड्स पहुंचेगी। बात उस मर्डर मिस्ट्री की जिसने बिहार में सनसनी मचा रखी है। 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी है और पकड़ना तो दूर, ये तक पता नहीं लगा पाई है कि पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका को आखिर गोली किसने मारी। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गोपाल खेमका मर्डर केस के तार उनके बेटे की हत्या से भी जुड़े हुए हैं। गोपाल खेमका के बेटे की हत्या 2018 में कर दी गई थी, तब जमीन का विवाद सामने आया था। बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका को गोली किसने मारी, क्यों मारी, हमलावर की खेमका से क्या दुश्मनी है। शुक्रवार की रात 11:38 पर उनके घर के सामने गोली मारी गई। कारोबारी गोपाल खेमका पटना के पौष इलाके में रहते थे। वो देर रात बाकीपुर क्लब से खुद गाड़ी चलाकर लौट रहे थे। अपार्टमेंट गेट के बाहर हमलावर पहले से छिपा हुआ था, मतलब उसने पहले से खेमका के आने जाने की रेकी कर रखी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर स्कूटी से फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। बावजूद इसके इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। हालांकि वो जल्द केस सुलझाने का दावा जरूर कर रही है। पुलिस की पूरी टीम लगाई गई है, एसटीएफ की टीम लगाई गई है इसके उद्भेदन में, और हम लोग की अपेक्षा है कि शीघ्र ही उद्भेदन हो जाएगा। हत्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तहकीकात की जा रही है। हत्या के कारणों पर गहन मंथन चल रहा है। पुलिस हर दृष्टिकोण से, हर आयाम को देख रही है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर हो रही है, लेकिन साजिश की कड़ियां फिलहाल जुड़ती नहीं दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गोपाल खेमका के शूटर की लोकेशन हाजीपुर में मिली है। पुलिस ने इससे पहले दावा भी किया था, उसे इस हत्याकांड को लेकर बड़ी लीड मिली है। काफ़ी अनुसंधान में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। अभी सारा ये मामला अनुसंधान अंतर्गत है, क्योंकि जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करने से अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। जो भी इसके अंदर में अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। पटना पुलिस और एसटीएफ मिलके इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करेगी। पुलिस को शक है हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई, इसीलिए पटना पुलिस की टीम ने जेल में छापेमारी भी की। इस दौरान बेऊर जेल से पुलिस को मोबाइल और आपत्तिजनक सामान मिला, जिसके बाद बेऊर जेल के 3 वार्डन निलंबित कर दिए गए। जेल के सहायक अधीक्षक नीरज कुमार को नोटिस जारी किया गया है। जेल उपाधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कारोबारी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह 20 दिसंबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में हत्या के 1.5 महीने के बाद अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू एवं राहुल आनंद उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था मस्तू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन मर्डर केस की जांच इससे आगे नहीं बढ़ पाई। जेल से निकलने के बाद मस्तू भी मारा गया। पुलिस ने तब बताया था वैशाली में हाईवे के किनारे 13 बीघा जमीन के एक प्लॉट को लेकर विवाद में ये हत्या हुई है। इस जमीन पर अपराधी माफिया की भी नजर थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या गोपाल खेमका की भी हत्या इसी जमीन के लिए की गई?
क्या गोपाल खेमका और उनके बेटे की हत्या के बीच कोई कनेक्शन है? क्या गोपाल खेमका और उनके बेटे की हत्याओं को सुपारी देने वाला शख्स एक ही है? पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में शूटर को पकड़ा तो था, लेकिन सुपारी देने वाले को नहीं पकड़ा था। गुंजन की हत्या को जमीन विवाद तो बताया था, लेकिन मरवाया किसने, ये बिना बताए केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तब भी इसे लेकर पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी और अब गोपाल खेमका की हत्या के बाद परिवार काफी गुस्से में है। आदमी बहुत सज्जन थे, ये बहुत शरीफ आदमी थे। अब तो ऐसा लगता है कि शरीफ का निकलना ही घर से मुश्किल हो गया। अब घर के दरवाजे पे जिनकी हत्या हो जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और पटना पुलिस है कि आराम से सोई हुई है। अरे बता नहीं सकते हैं कि क्या हम लोग के साथ बीत रहा है, कि सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है। थे कि हमको खतरा है जान का? कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोग को किसी पे शक? नहीं, किसी पे शक नहीं। क्या चाहते क्या आप लोग? चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसा मतलब इसका मतलब करे अपना खौफ होगी, मतलब दूसरा आदमी को क्राइम करने के लिए 100 बार सोचना पड़े, ऐसा मतलब सजा होना चाहिए। गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस की एक बार फिर फजीहत हो रही है। सवाल ये है कि जब राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में राज्य का सबसे बड़ा कारोबारी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित है? जवाब का इंतजार है। इस बीच गोपाल खेमका पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बिहार में जल्द विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिख रहा है। पहले जंगल राज को लेकर आरजेडी के विरोधी लालू परिवार को घेरते थे और अब आरजेडी मौजूदा सरकार में महाजंगल राज की बात कह रही है। चुनाव से पहले हुई हत्या ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। बिहार में अपराधियों का तांडव है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में, वो दिल्ली दरबार में बैठे। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार में मौसम चुनाव का है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ते क्राइम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था की चरमराती हालत को लेकर उसे घेर रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के सामने हत्या के बाद बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कही जा रही। पूछा जा रहा, क्या यही है नीतीश का सुशासन राज, जहां अपराधी बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं। राहुल गांधी ने गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक्स पर पोस्ट किया। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खेमका और उनके बेटे की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस बीच नेताओं का गोपाल खेमका के घर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने गोपाल खेमका के आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। बिहार को तो क्राइम कैपिटल बना ही दिया है। 116 हत्या पटना में इस साल अकेले हुआ है और फिर भी सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिहार के लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, चल रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। सब लोग, बिहार की पूरी जनता, और केवल पटना में 116 नहीं, कोई जिला नहीं है जहां हर दिन हत्या नहीं हो रहा हो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधी पाताल में भी होंगे तो खोज निकाला जाएगा। इससे पहले शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने पहुंचे थे। गोपाल खेमका जी की हत्या
ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में विपक्ष के जंगलराज रिटर्न्स के वार और सरकार के पलटवार के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइम के आंकड़े क्या कहते हैं। NCRB के मुताबिक बिहार में 2020 में हत्या के 3150, 2021 में 2799 और 2022 में 2930 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 2020 में 7889, 2021 में 10,198 और 2022 में 11,822 केस दर्ज किए गए। रेप के 2020 में 806, 2021 में 786 और 2022 में 881 मामले सामने आए। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में क्राइम का रेट लगातार ऊपर जा रहा है। खेमका मर्डर केस हो या फिर बाकी वारदातें, विपक्ष अब इनके जरिए चुनाव में जंगलराज का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। नजर इस बात पर है कि सरकार कितनी जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज अपनी साख बचा पाती है। इलॉन मस्क यानी कि दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान, जिसने 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए ना दिन देखा ना रात, लेकिन दोस्ती एक झटके में दुश्मनी में तब्दील हो गई और अब इलॉन मस्क ने ट्रंप से बदला लेने के लिए अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। मस्क का नारा है, अगली बार ना रिपब्लिकन ना डेमोक्रेट सरकार, अमेरिका में अगली बार सिर्फ अमेरिकन पार्टी की सरकार, ये नारा दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इलॉन मस्क अमेरिका में नया इतिहास रच पाएंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। ठीक उसी वक्त पर अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क भी अमेरिका की जनता को नई आजादी दिलाने के लिए कमर कस रहे थे। सवाल है कि एलन मस्क अब ऐसा नया क्या कर रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न मनाते मस्क ट्रंप के दफ्तर पर अपने बच्चों के साथ बेबाकी से बैठते एलन मस्क और मस्क की टेस्ला कार मुंह मांगे दामों पर खरीदते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीरें भी आप याद कीजिए। अब ये 3 तस्वीरें 2 दोस्तों के बीते कल की कहानी बन चुकी है। इतनी गहरी दोस्ती अब गहरी दुश्मनी में बदल चुकी है, जिसका अंदाजा अब लग रहा है। You know, he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey, Elon can lose a lot more than that. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मस्क को उनसे पंगा लेने के लिए कई बार धमका चुके हैं। वहीं अब एलन मस्क ने भी राष्ट्रपति ट्रंप से बदला लेने की कसम खा ली है। शनिवार को अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपना राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज अमेरिका पार्टी का गठन किया जा रहा है ताकि आपको आपकी आजादी वापस मिल सके। मस्क तय कर चुके हैं कि अब वो ट्रंप से पूरा हिसाब किताब करेंगे। मस्क ने अमेरिका की राजनीति में कदम रखने का ऐलान एक मंझे हुए राजनेता की तरह कर दिया। उन्होंने जनता के बीच पोल करवाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अमेरिकी जनता से पूछा कि क्या आप 2 पार्टी वाले सिस्टम से आजादी चाहते हैं? क्या हमें अमेरिका पार्टी बनानी चाहिए? पोल के नतीजों में 65.4% लोगों ने हाँ और 34.6% ने नहीं में वोट दिया। ट्रंप ने अपने ऐलान के साथ ही यहाँ की 2 पार्टी सिस्टम को सीधी चुनौती दे दी है। यानी ये लड़ाई अकेले ट्रंप से ही नहीं होगी, बल्कि जो बाइडेन की पार्टी को भी ये सीधी चुनौती है। आपको बता दें, अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा है, लेकिन द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट बनने के बाद से एलन मस्क और ट्रंप की लड़ाई से तीसरी राजनीतिक पार्टी का जन्म हो रहा है। Nothing, you know, he's upset that he's losing his EV mandate, and he's very upset about things, but you know, he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey, Elon can lose a lot more than that. ट्रंप की ऐसी धमकियों से मस्क के सब्र का बांध टूटा है। खास बात यह भी है कि मस्क की नजर अभी 2028 के अगले राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं, बल्कि अगले साल 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनाव पर भी है, और इससे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों को ही नुकसान हो सकता है।
मतलब यह है कि मस्क की नई पार्टी ट्रंप के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि मस्क यहां वोट कटवा साबित हो सकते हैं। मस्क का अमेरिका में अपना फैन बेस भी है। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मस्क के प्रभाव में ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी का ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भी वोट काट सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव यहां राज्यों के गवर्नर चुनने के लिए किया जाता है। वैसे ही मस्क के लिए तीसरी पार्टी का वजूद बनाना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी मस्क का बदलापुर तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि वो ट्रंप को शिकस्त न दे दें। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप और मस्क के बीच शायद ये अब तक की सबसे गहरी दोस्ती और सबसे बड़ी दुश्मनी की कहानी साबित हो रही है। पहली बार अमेरिका की राजनीति में कोई बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इलॉन मस्क का ना तो कोई राजनीतिक सफर रहा है और ना ही इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की है। ऐसे में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या मस्क ट्रंप से जीत पाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जिसके बाद अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के लिए भावुक हो गई और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पासा पलटने लगा। मौका देकर अरबपति एलन मस्क भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतर आए और पानी की तरह अपना पैसा ट्रंप की जीत के लिए बहाने लगे। USA, 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 USA. But there's a lot of people out there who need to vote for President Trump. Okay, so this is a real battle. This is a real election battle. इसके बाद 2024 में अमेरिका का पावर गेम पूरी तरह बदल गया। सत्ता जो बाइडेन के हाथ से निकलकर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई। मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यों की विधानसभा चुनावों तक में इन दोनों ही दलों का दबदबा रहा है। यानी तीसरे दल की दाल अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं गल पाई। बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को लेकर अमेरिका की सत्ता में बन रहे नए समीकरण अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को एक बार फिर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क की राहें इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मस्क उनका बाल भी बांका ना कर पाएं। इसलिए अब अमेरिका के पावर गेम में एक और अरबपति की एंट्री दबे पांव होती दिख रही है। जेफ बेजोस, जो ब्लू ओरिजिन के संस्थापक हैं, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच दरार पड़ी, तब से जेफ बेजोस की ट्रंप से कई बार मुलाकात और फोन पर बातें हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि ट्रंप लगातार एलन मस्क के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की धमकी देते आए हैं। He gets a lot of subsidies, Peter, but Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. ट्रंप के परिवार के सदस्य भी इटली के वेनिस में हुई बेजोस की शादी में शरीक होने पहुंचे थे। इसमें ट्रंप की बेटी इवांका भी पहुंची थी। साफ है, ट्रंप और बेजोस की दोस्ती अब बेजोड़ होने की दिशा में बढ़ रही है। दूसरी ओर मस्क का ध्यान 2026 के मध्यावधि चुनाव और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव पर लग गया है। सवाल है, क्या मस्क ट्रंप से राजनीतिक लड़ाई जीत सकते हैं? तो इसका जवाब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये चुनाव राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं होते। ये चुनाव अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, कुछ राज्यपालों और स्थानीय पदों के लिए होते हैं। हालांकि वो इन चुनावों में ट्रंप की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर 2026 में डेमोक्रेट्स कांग्रेस में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो वो ट्रंप की नीतियों जैसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लागू करना मुश्किल कर सकते हैं। सवाल दूसरा भी है, क्या एलन मस्क 2028 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं? तो जवाब बेहद दिलचस्प है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का अमेरिका में जन्म होना जरूरी है, तभी वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है। हालांकि 2002 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल गई है। ट्रंप भी उन्हें साउथ अफ्रीका वापस भेजने की धमकी दे चुके हैं।
the polls more Musk? I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. दूसरी ओर मस्क पहले ही मान चुके हैं कि उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन उनकी दादी अमेरिकी नागरिक थी। देखना यह है कि वो ट्रंप से कैसे अपना बदला पूरा कर पाएंगे। और ट्रंप से बदला लेने के चक्कर में मस्क और जेफ बेजोस के बीच भी एक कूटनीतिक लड़ाई छिड़ सकती है। जी हां, दोनों ही दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में शुमार हैं। ऐसे में अमेरिका की 2 पार्टी पॉलिटिक्स कब तक रहेगी, लड़ाई इसको लेकर भी छिड़ गई है। ट्रंप के लिए पैसा बहाने का जो काम अब तक मस्क कर रहे थे, वो मौका अब जेफ बेजोस को मिल सकता है। अमेरिका की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अमेरिका के 2 अरबपति, एक ट्रंप के बेहद करीब आकर दूर हो गया यानी एलन मस्क, और दूसरा दूरियां मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दरअसल दोनों में कुछ समानता है तो कुछ बड़े अंतर भी हैं, जिससे अमेरिका में बड़ी अहमियत रखते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो जेफ बेजोस दुनिया के 4थे नंबर के सबसे अमीर इंसान हैं। एलन मस्क टेस्ला एक्स, स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, तो जेफ बेजोस अमेज़न जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी और ब्लू ओरिजिन जैसे स्पेस साइंस से जुड़ी कंपनी के मालिक हैं। दूसरी ओर दोनों की कुछ समानताएं भी हैं। ये दोनों रईस होने के साथ साथ पढ़ने लिखने में बेहद होशियार माने जाते हैं। इनोवेटिव विचारों को आकार देने से लेकर वेंचर को प्रेरित करने तक दोनों का दबदबा एक जैसा रहा है। फिर भी दोनों में सत्ता के करीब रहने की होड़ में हमेशा मस्क आगे रहे, लेकिन अब अमेरिका की 2 पार्टी को चुनौती देने के लिए मस्क आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि सवाल ये है कि अमेरिका में क्या मस्क कोई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो इसके लिए अमेरिका की राजनीति के इतिहास को देखना जरूरी है। 1912 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। साल 2000 में ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार राल्फ नादर वोट कटवा साबित हुए। रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति चुनाव में बाजी मार गए। इसकी वजह राल्फ नादर बने। क्योंकि वो मैदान में नहीं होते तो डेमोक्रेट प्रत्याशी अल गोर की जीत हो सकती थी, और ऐसा हुआ नहीं। यानी अमेरिकी चुनाव में तीसरी पार्टी का उम्मीदवार वोट काटने में जरूर कामयाब रहा, लेकिन कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाया। देखना यह है कि अब मस्क कितना बड़ा तीर मार पाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।